हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं असेंट ऑफ सैफ। असेंट ऑफ सैफ या रसारोहण की क्रिया में हम लोगों का जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैफ या रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए। इसमें से मुख्य रूप से 3 सिद्धांत थे। फर्स्ट जो था अपना वो था वाइटल फोर्स थ्योरी, सेकंड जैविक बल सिद्धांत, सेकंड था अपना रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत, और थर्ड जो था अपना वो था फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था या जैविक बल सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी में हम लोगों ने जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए अलग अलग मत दिए थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो था अपना रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? रूट प्रेशर थ्योरी, हिंदी में बोला जाता है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रूट प्रेशर थ्योरी है वो दी गई प्रिस्टले के द्वारा। किसने दी भाई रूट प्रेशर थ्योरी? प्रिस्टले ने दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, रूट प्रेशर या मूल दाब किसे कहा जाता है? तो जाइलम वाहिकाओं के रस में, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रूट प्रेशर क्या होता है। जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को क्या कहा जाता है? मूल दाब। जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है भाई? धनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इस जो ये सिद्धांत दिया गया प्रिस्टले के द्वारा, इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व नहीं है क्योंकि यह सभी जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। इतना क्लियर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं पेरेनकाइमी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जो पेरेनकाइमी जो सेल होती है, ये मृदूत की जो कोशिका होती है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? लचीली। नाम ही क्या है? मृदूत की कोशिका। तो सिंपल सी बात है, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक है। इन कोशिकाओं में जब जल में प्रवेश से कोशिका भित्ति पर क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। मतलब जब कोशिका को जल में रखा जाता है तो इन कोशिकाओं के ऊपर क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, कोई फ्लेक्सिबल सेल है उसके ऊपर अगर उसमें पानी जा रहा है तो उसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न होता है किसके ऊपर? कोशिका भित्ति के ऊपर। ठीक है। अब क्या होता है? अब यह जो कोशिका होती है वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करती है। वापस से सामान्य परिस्थिति का मतलब है कि जैसे इनमें तनाव उत्पन्न हुआ, अब क्या होगी? अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, नॉर्मल कंडीशन मतलब वापस फ्लेक्सिबल कंडीशन में आने का क्या करती है भाई? ट्राई करती है। ठीक है। अब इस क्रिया में क्या लगेगा? इसके ऊपर धनात्मक दाब। क्या लगेगा? धनात्मक दाब लगता है, जिससे जो कोशिका से द्रव्य की कुछ मात्रा निकलकर वाहिकाओं में आ जाती है। क्लियर है इतनी बात? क्या हुआ वापस से देखना। कोई कोशिका है, कौन सी? मृदूत की कोशिका। नाम क्या है भाई? मृदूत की कोशिका। सिंपल सी बात है, कैसी होगी? सॉफ्ट। सॉफ्ट होने का मतलब इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो भी कैसी होगी? लचीली या सॉफ्ट होती है। इन कोशिकाओं को जब किसी विलयन में रखा जाता है, जल के विलयन में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, तो कोशिका में जल अवशोषित हो जाने के कारण इन कोशिकाओं में क्या आ जाता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद कोशिका क्या होती है? वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करती है। जब यह कोशिका अपनी सामान्य परिस्थिति में आने का प्रयास करती है उस दौरान
यह जो रस है वो निकलकर कहाँ पर प्रवेश कर जाता है, वाहिकाओं में। कौन सी वाहिकाओं में, जाइलम वाहिकाओं में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा होता है, पॉजिटिव या धनात्मक प्रेशर। क्लियर है। तो इस प्रेशर को ही क्या कह रहे हैं, मूल दाब कहा जा रहा है। ठीक है। अगर हम सेकंड लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, धनात्मक दाब जो होता है वो क्या कहलाता है, रूट प्रेशर कहलाता है। मूल दाब का जो मापन होता है वो क्या रहता है, मैनोमीटर में। मूल दाब का जो मापन होता है वो किस में क्या रहता है भाई, मैनोमीटर। ठीक है। किसी भी पादप में इसका जो मान होता है वो 2 वायुमंडल से अधिक नहीं पाया जाता, मतलब 2 एटमॉस्फेयर से अधिक नहीं पाया जाता। क्लियर है। किसका मान, इस रूट प्रेशर का मान। लेकिन अगर हम बात करें ऊंचे काष्ठीय पौधों में, ये नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसका वायुमंडलीय जो दाब होता है, या सामान्य पादप का जो वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य पादप का वायुमंडलीय दाब जो होता है मैनोमीटर में वो कितना होता है, 2 atm। लेकिन अगर हम बात करें अधिक ऊंचे काष्ठीय पौधों में, अधिक ऊंचे काष्ठीय पादपों में इसका जो मान होता है वो लगभग होता है 12 atm। कितना होता है भाई, 12 atm होता है। लेकिन अगर बात करें हम किसी भी पादप में, किसमें भाई, किसी भी पादप में यह जो मान होता है, मतलब इतना जो प्रेशर होता है वो प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। कितना प्रेशर, 12 atm जो प्रेशर होता है वो बहुत अधिक होता है, 12 एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो यह जो मान होता है वो किसी भी पादप में क्या नहीं किया जा सकता, रूट प्रेशर लगाया नहीं जा सकता, मतलब कोई भी पादप के ऊपर इतना दाब नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सामान्य पादपों की, तो सामान्य पादपों में लगभग 2 एटमॉस्फेयर या 2 वायुमंडलीय दाब लगता है। यह आसानी से रूट प्रेशर प्रेक्षित किया जा सकता है। जो यह 2 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है या 2 एटमॉस्फेयर जो दाब होता है वो लगभग 20 मीटर हाइट के प्लांट के लिए या 20 मीटर ऊंचाई के पादपों के लिए पर्याप्त होता है। मतलब जल को ट्रांसफर या जल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए क्या होता है भाई, पर्याप्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें 12 एटमॉस्फेयर की, तो इतनी ज़्यादा हाइट का इतनी ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो रूट्स के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। रीजन क्या है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्रेशर लगेगा तो एनर्जी की क्या होगी, नीड होगी। और एनर्जी की नीड का मतलब क्या होगा कि ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, पादपों में जो मुख्य रूप से जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। 85 to 90% वाटर का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मतलब इस ड्यूरिंग एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें अगर 12 atm अधिक ऊंचे पादपों के लिए 12 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता है, तो इस टाइम बहुत ज्यादा किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की। इसलिए अगर हम बात करें रूट प्रेशर थ्योरी की, तो यह सभी एक लिमिट वाले पादपों के लिए ही यूजफुल है। ये थ्योरी अधिक ऊंचाई वाले पादपों के ऊपर यह थ्योरी लागू नहीं होती। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, जिम्नोस्पर्म प्लांट की, या हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी पादपों की। तो अनावृत बीजी पादपों में कोई मूल दाब नहीं पाया जाता। रूट प्रेशर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब सिंपल सी बात है, जब रूट प्रेशर ही नहीं पाया जा रहा या जो मूल दाब है वो ही नहीं पाया जा रहा, तो यह थ्योरी जो होगी वो जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर भी लागू नहीं होगी। जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर भी क्या नहीं होती,
लागू नहीं होती, मतलब जिम्नोस्पर्म प्लांट के एक्सप्लेनेशन, एब्जॉर्बेशन या एसेंट ऑफ सेफ की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इस थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए इस थ्योरी का जो महत्व है वो बहुत ही कम है। क्लियर है स्टूडेंट? हम लोगों ने बता दिया कि जाइलम वाहिका उसमें पाया जाने वाला धनात्मक दाब उसे क्या कह रहे हैं, रूट प्रेशर। इसका मापन जो होता है वो कितना किस में किया जाता है, मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है, मैनोमीटर के द्वारा। सामान्य पादप का अगर हम बात करें, सामान्य पादप में कितना एटीएम दाब लगता है, 2 एटीएम, मतलब 2 एटमोस्फियर, जो कितनी हाइट तक के रूट प्रेशर के लिए कितने हाइट तक के पादपों में जल को सप्लाई कर सकता है, 20 मीटर हाइट की। लेकिन अगर हम हायर प्लांट की बात करें, काष्ठीय पौधों की, तो उसके लिए जो रूट प्रेशर लगाया जाता है वो कितना लगाया जाता है भाई, 12 एटीएम। तो 12 एटीएम का मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले पादपों तक क्या पहुँचेगा, वाटर पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या नहीं हो रहा, यह जो मत है या यह जो थ्योरी है वो बड़े उच्च पादपों पे लागू नहीं होती, इसलिए इसका महत्व क्या है, कम है। इसी के साथ साथ जिम्नोस्पर्म प्लांट की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी रूट प्रेशर नहीं पाया जाता, इसलिए उसकी भी व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? तो ये थी अपनी रूट प्रेशर थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी के बारे में। इतना क्लियर है?